मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिवरात्रि के मौके पर 18,82,000 दिए जलाए गए। एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस दौरान बनाया गया। शिप्रा नदी के तट पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन के कार्य को करीब 20,000 स्वयंसेवकों ने पूरा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी संग पहुंचे और दिए जलाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम के स्वप्निल डांगरीकर ने कहा कि उज्जैन से पहले दिए प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड पिछली दीपावली पर अयोध्या में बनाया गया था, जहां 15,76,000 दिए प्रज्वलित किए गए थे। उन्होंने घोषणा की है कि उज्जैन में शनिवार शाम को 18,82,000 दीपक जलाकर अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक डांगरीकर के मुताबिक दिए कम से कम 5 मिनट के लिए जलाए जाने थे, जो यहाँ सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय प्रशासन द्वारा नागरिकों की समूह की मदद से इस दौरान किया गया। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 18,82,000 दिए जलाए गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम के स्वप्निल डांगरीकर ने इस दौरान कहा कि उज्जैन से पहले तेल के दिए प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड पिछली दीपावली पर अयोध्या में बनाया गया था, उसको तोड़ दिया गया है। कार्यक्रम में पत्नी संग पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में बताया कि इस अवसर पर कुल 18,82,229 दिए जलाए गए। इस दौरान लेजर शो का भी मंचन किया गया। मुख्यमंत्री ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ नौका पर बैठकर रामघाट से भूखी माता तक लगाए दीपों की अद्भुत छटा को निहारा है। घाटों की रोशनी बंद कर दी गई और दीपों की रोशनी से शिप्रा नदी का तट नहा उठा। इस अवसर पर लेजर शो का प्रदर्शन हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को महाशिवरात्रि के त्योहार के अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जैन में 21 लाख तेल के दीपक जलाने का लक्ष्य रखा था। वे 18,82,000 दिए जलाने में सफल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के स्वप्निल डांगरीकर और निश्चल बारोट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। स्वप्निल ने घोषणा की है कि आज उज्जैन में विभिन्न घाटों पर 18,82,229 दीप प्रज्वलित हुए। शिव ज्योति अपरनम कार्यक्रम में रामघाट पर दीप प्रज्वलन का काम शाम 7 बजे से शुरू हुआ और रात 8 बजे ड्रोन कैमरे से दियों की गिनती की गई। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत सरकार ने दे दी है। सरकार ने उनके रिटायरमेंट की अधिकतम आयु समय सीमा तय कर दी है। अब शिक्षा मित्र 60 साल की उम्र तक पढ़ा सकेंगे। हालांकि पहले की तरह ही उनका नवीनीकरण हर साल किया जाएगा। बहरहाल सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। इसे लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा पर आधारित सेवाएं 60 साल की उम्र में पूरी होने पर अपने आप समाप्त मानी जाएंगी। मालूम हो कि 1999 में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए संविदा पर शिक्षकों की तैनाती की गई थी। विभाग की माने तो सरकार के इस फैसले से करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों को फायदा होगा, जो वर्तमान में कार्यरत है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है और हर साल इनका नवीनीकरण होता है। हालांकि शिक्षा मित्रों को साल में 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। सपा सरकार के समय 2014 में शिक्षा मित्रों का समायोजन भी किया गया था। उस समय इन्हें विशेष ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया गया। हालांकि बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनका समायोजन निरस्त हुआ। तब से शिक्षा मित्र फिर से मानदेय पर काम कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सरकार ने तय कर दी है। इसे लेकर शिक्षा मित्रों में खुशी है। उनका मानना है कि उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आया है, लेकिन शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि जो फैसला लिया गया वो पर्याप्त नहीं है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज शिक्षा में तब्दील हो चुकी है। शिक्षा बंगाल में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। और क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान, आइए सुनाते हैं। सामान्य जनों की भरोसा भारतीय जनता पार्टी की नेता, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहा है। हमें फिर एक बार 2019 से ज्यादा बड़ा माहौल बंगाल में दिख रहा है। स्थानीय सरकार की भ्रष्टाचार, युवा विरोधी नीति, बंगाल को पीछे ले जाने के लिए जो योजना है, इसके खिलाफ बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकल्प मान रहा है, भरोसा कर रहा है। इसीलिए हम लोग सब
हरियाणा की मशहूर डांसर और मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस फेम सपना चौधरी इन दिनों मुश्किल में है। दरअसल सपना चौधरी की भाभी ने उन पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले को लेकर सपना चौधरी अपनी मां और भाई के साथ थाने पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बयान दर्ज कराया। इस दौरान सपना ने अपनी भाभी के लगाए हुए तमाम आरोपों को गलत करार दिया। वहीं उनके साथ थाने पहुंची उनकी मां नीलम ने भी सभी आरोपों से इनकार किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए बयान दर्ज कराने के लिए महिला को थाने बुलाया। इस दौरान सपना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक मामले की जांच पड़ताल के दौरान डांसर सपना चौधरी और उनकी मां पर लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। हालांकि अब पुलिस सपना के भाई का भी बयान दर्ज करेगी ताकि मामले की तह तक जा सके। पुलिस की माने तो वो इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बता दें कि सपना चौधरी पर दर्ज इस मामले में पुलिस पर दबाव बनाए जाने की खबरें भी सामने आई। बता दें, सपना चौधरी के फैंस को झटका तब लगा जब 25 जनवरी को सपना चौधरी की भाभी ने थाने में जाकर उनकी और उनकी मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। सपना के भाई कर्णी की शादी 2018 में हुई थी। कर्णी की पत्नी का कहना है कि जब उसने एक बेटी को जन्म दिया तो उसकी ननद सपना, सास नीलम और पति कर्णी ने शगुन के तौर पर क्रेटा गाड़ी की मांग रख दी और उसे शारीरिक रूप से उत्पीड़ित भी किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी के साथ मुलाकात की। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना द्वारा एक संदिग्ध चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद से वरिष्ठ अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के बीच ये पहला आमना सामना था। दोनों शीर्ष अमेरिकी और चीनी राजनयिकों के बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अलावा एक बैठक हुई। सूत्रों की माने तो मीटिंग के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने वांग यी को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने को नहीं दोहराने की चेतावनी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता का उल्लंघन होने पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। नेड प्राइस ने ब्लिंकन की बात को रेखांकित करते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने चीन को उसके जासूसी गुब्बारे के लिए चेतावनी दे दी है और इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। साथ ही कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया। यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर युद्ध पर ब्लिंकन ने निहितार्थ और परिणामों के बारे में चेतावनी दी। एक तरफ रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी ओर सीरिया और इजराइल में एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है। सीरिया में बीती रात इजराइल ने मिसाइल अटैक किया है। सीरियाई सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी दमिश्क के दक्षिण में सैन्य स्थलों को इजरायली मिसाइल ने निशाना बनाया। इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इजराइल सीरिया में ईरानी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहां लेबनान के हिजबुल्लाह सहित तेहरान समर्थित बलों ने 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के गृह युद्ध में भाग लेने के बाद से उपस्थिति स्थापित की है। ब्रिटेन स्थित ह्यूमन राइट्स फॉर मॉनिटर ने कहा कि इजराइल ने जमराया क्षेत्र में सैन्य स्थलों के साथ साथ दमिश्क के दक्षिण पश्चिमी ग्रामीण इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निशाना बनाया। तुर्की में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये इतना जोरदार था कि पड़ोसी देश सीरिया तक हिला। इसके बाद दोनों देशों में जो तबाही हुई उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर दी। इस प्राकृतिक आपदा ने नरसंहार का जो मंजर दिखाया वो आने वाले कई सालों तक लोगों को झकझोरता रहेगा। 12 दिन पहले आए भूकंप से अब तक 46,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें तुर्की में जान गंवाने वालों की संख्या 40,402 है, जबकि पड़ोसी सीरिया में 5,800 से अधिक है। करीब 296 घंटों के राहत और बचाव कार्य के बाद अब यहाँ जिंदा बचे लोगों की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में आज रात से बचाव कार्य बंद होने की उम्मीद है। बचाव कार्य बंद होने के बाद मलबे को तेजी से हटाया जाएगा। आशंका है कि इसके बाद मलबे के नीचे दबे लोगों के शव सामने आ सकते हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप के बाद दोनों देशों में करीब 3 लाख घर तबाह हो गए, यानी शहर के शहर उजड़ गए। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की ओर से 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसमें चुनाव आयोग के आदेश में तथ्यों को लेकर हुई गलतियों को लेकर फैसले की चुनौती दी जाएगी। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की ओर से 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाने वाली है। इसमें चुनाव आयोग के आदेश में तथ्यों को लेकर हुई गलतियों को लेकर फैसले को चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
सीएम नीतीश के लिए पहले आरसीपी सिंह और अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा सिरदर्द बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने बगावती तेवर पर कायम हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में 19 और 20 फरवरी को कुशवाहा का पार्टी में लिटमस टेस्ट होना है। कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। उनका कहना है कि पार्टी कमजोर हो रही है और पार्टी को मजबूती देने के लिए 19-20 फरवरी को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पटना बुलाया गया। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि इन सबके बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में किसी पद पर नहीं है और मीटिंग बुलाने का उनको कोई हक नहीं है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 2 टीचरों का मानवीय चेहरा सामने आया है। स्कूल में कुछ दिन तक गैर हाजिर रहने पर टीचरों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद बच्चा दर्द से तड़पने लगा। मामला गोलूवाला के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय का है, जहां से स्कूल के 2 टीचरों ने कक्षा 7वीं के एक छात्र को कुछ दिनों तक स्कूल से गैर हाजिर रहने पर जमकर पीटा। स्कूल के टीचरों ने करीब 20 मिनट के अंतराल पर उस बच्चे को 2 बार डंडे से इस कदर पीटा कि बच्चे की कलाई, जांघ और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पड़ गए। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। बच्चे के शरीर पर डंडों के निशान बने हुए हैं। वो दर्द से तड़प रहा था। जानकारी के अनुसार नेवादान पंचायत का छात्र गुलशन स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र है। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय से गैर हाजिर रहने के कारण बच्चे से शुक्रवार को स्कूल के 2 टीचर अमित कुमार और रवि सेवटा ने बेरहमी से मारपीट की। बच्चे को पहले प्रार्थना के दौरान पीटा गया, फिर उसके बाद दूसरे टीचर ने डंडा लेकर कमरे में बंद कर बेतहाशा पीटा। आरोप है कि जब एक डंडा टूटा तो बच्चे से ही टीचर ने नीम का दूसरा डंडा मंगवाया और फिर मारपीट की। बच्चा डरा सहमा दर्द को दबाकर स्कूल में बैठा था और छुट्टी के बाद घर लौटने पर उदास था। स्कूल से लौटने के बाद बच्चे ने पिटाई की बात परिजनों को भी नहीं बताई। रात को जब बच्चे को पिटाई से शरीर में दर्द हुआ तो वो रोने लगा। इसके बाद परिजनों को बच्चे के साथ हुई घटना की जानकारी मिली। जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली, उसे लेकर स्थानीय राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिजन पहुंचे और उसे भर्ती करवाया। बच्चे के परिजनों ने पिटाई को लेकर गोलूवाला थाने में भी तहरीर दी है। बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।